प्रधानमंत्री ने कोलकाता में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे कैंपस का किया उद्घाटन। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगी मदद। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया है। 2 दिवसीय डीडी कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस हर तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम। चंदखुरी में आयोजित दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। और पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 1 लाख नए मामले। इधर छत्तीसगढ़ में एक दिन में मिले 2400 मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे कैंपस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक तक उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में हमने एक और कदम बढ़ाया है। इससे उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा मिलेगा जिनका कोई अपना कैंसर से जूझ रहा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से की है। वहीं आज साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में ही भारत 150 करोड़ वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से की थी। वहीं आज साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। 150 करोड़ वैक्सीन डोज, वो भी 1 साल से कम समय में। ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े देशों के लिए भी ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है, लेकिन भारत के लिए ये 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का प्रतीक है। भारत के लिए ये एक नई इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो असंभव को संभव करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखती है। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे कैंपस के उद्घाटन पर केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया और कहा कि इससे राज्य के कैंसर मरीजों को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके निर्माण में 25% हिस्सेदारी राज्य सरकार की है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का यह परिसर 530 करोड़ रुपए की लागत से बना है। यह भारत के 25 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों में से एक है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य को अपराध मुक्त बनाया है और कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार निवेशक आ रहे हैं। लखनऊ में दूरदर्शन के डीडी कॉन्क्लेव सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए श्री ठाकुर ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पिछली बार की तुलना में अधिक सीटें जीतेगी, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में योगी सरकार ने शानदार काम किया है। श्री ठाकुर ने कहा कि योगी सरकार ने राज्य में माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जबकि समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार ने अपने शासनकाल के दौरान उपद्रवियों को शरण दी। उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में आप चले जाइए, राजधानी से लेकर किसी भी कोने के तक, गांव-गांव तक आप कह सकते हैं गुंडा राज मुक्त उत्तर प्रदेश को किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहां की बेटियों को सड़कों पर निकलना शाम को मुश्किल हो जाता था। मन चले कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे।
एक ऐसा संरक्षण सरकार की ओर से मिलता था कि व्यापारी को भी शाम को दुकान को ताले लगाकर पहले घर जाना पड़ता था। आज वो वातावरण बदला है। एक ऐसा डर, खौफ जो 2017 से पहले देखने को मिलता था, वो आज नहीं है। आज बेटियां कॉलेज जा सकती, स्कूल जा सकती, काम पर जा सकती हैं। महिलाएं सुरक्षित खुले में बाहर घूम सकती हैं। व्यापारी अपने कामकाज को बढ़ा सकता है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के आवेदन आए और 3 लाख करोड़ के का निवेश अब तक उत्तर प्रदेश में हो चुका है। ये गुंडा राज, माफिया राज से मुक्ति के कारण ही हुआ है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध की घटना पर श्री ठाकुर ने कहा कि पंजाब सरकार की चुप्पी ही इस घटना के बारे में बहुत कुछ बताती है। उन्होंने कहा कि इस घटना को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और यह कांग्रेस पार्टी की मंशा को दर्शाता है। लखनऊ में आज से दूरदर्शन समाचार के 2 दिन के मेगा कॉन्क्लेव कितना बदला यूपी का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव का सीधा प्रसारण डीडी न्यूज और क्षेत्रीय डीडी उत्तर प्रदेश चैनल पर किया जा रहा है। कॉन्क्लेव का समापन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष साक्षात्कार के साथ होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज चंदखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। चंदखुरी में 10वें बैच के 33 और 11वें बैच के 9 प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और प्रशिक्षार्थियों को शपथ ग्रहण भी कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस हर तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम है और उनकी सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में जितनी संभावनाएं हैं उतनी चुनौतियां भी हैं। विकास के साथ साथ समाज को एक मजबूत सुरक्षा कवच की भी जरूरत होती है। राज्य के अनेक क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा के इंतजामों में तालमेल बिठाना भी एक चुनौती रही है, लेकिन हमारी सरकार ने सदैव ऐसी चुनौतियों को स्वीकार किया है। एक ऐसा सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसमें वह भय मुक्त होकर अपना जीवन यापन कर सके। उसके भीतर एक आत्मविश्वास पैदा हो और वह हर समाज विरोधी गतिविधियों का खुलकर प्रतिकार कर सके। पिछले 3 वर्षों के दौरान हमें इस दिशा में लगातार सफलता मिली है। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रशिक्षार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस और दीक्षांत समारोह में शामिल सभी पुलिस अधिकारी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। समाज के हर तबके को पुलिस की आवश्यकता है और पुलिस भी ये बात जानती है। आपके मन में आगामी सेवा काल की ओर बढ़ने के लिए एक उत्साह जागृत करता है। आज आप इस योग्य हो गए हैं कि अब आगामी चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। आप सभी को मैं इस अवसर पर अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना व्यक्त करता हूं एवं इस महत्वपूर्ण विभाग में आपका स्वागत करता हूं। इस अवसर पर पुलिस अकादमी के महानिदेशक डीएम अवस्थी तथा राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी मौजूद थे। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। पूरे देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। लंबे अंतराल के बाद पहली बार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण 1 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। एक ही दिन में देश में 1,16,990 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरह कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 85,958 पहुंच गई है।
जबकि देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 3000 नए मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1199 मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 876, दिल्ली में 465 मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 149 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 2400 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। अकेले रायपुर जिले में 752 मामले सामने आए हैं, जबकि यहां तीसरी लहर में पहली मौत भी दर्ज की जा चुकी है। संक्रमितों में रायपुर एम्स में 6 सीनियर और 34 इंटर्न डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेल विभाग के पुलिस महानिदेशक ने सभी जेलों में कैदियों से मुलाकात बंद करने के निर्देश दिए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि अति आवश्यक होने पर ही सिर्फ न्यायालयीन कार्य के लिए अधिकृत वकील को प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मिलने की अनुमति रहेगी। वहीं कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की मौजूदा चुनावी खर्च की सीमा बढ़ा दी है। यह आगामी होने वाले सभी चुनावों में लागू होगी। आयोग द्वारा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में लोकसभा चुनाव की खर्च सीमा को 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए की गई है। इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव व्यय सीमा बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा की तरह बड़े राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए व्यय सीमा 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दी है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2014 में चुनाव की खर्च सीमा में संशोधन किया गया था, जिसे फिर वर्ष 2020 में 10% बढ़ाया गया। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यय और अन्य संबंधित विषयों पर अध्ययन के लिए समिति गठित की थी, जिसमें समिति ने राजनीतिक दलों, मुख्य चुनाव अधिकारियों और चुनाव प्रेक्षकों से सुझाव मांगे थे। मिले सुझावों के आधार पर समिति ने पाया कि वर्ष 2014 के बाद से मतदाताओं की संख्या और मुद्रास्फीति बढ़ी है और प्रचार के तरीकों में भी बदलाव आया है। इसके बाद आयोग ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव व्यय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। ई श्रमिक कार्ड के माध्यम से सरकार को श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाएं लॉन्च करने और उनका संचालन करने में भी सहायता मिल रही है। ई श्रम कार्ड बनवाकर श्रमिक अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। इसके तहत पंजीकृत श्रमिकों को 12 अंकों का रिकॉर्ड प्रदान किया जाता है, जो कि पूरे देश में मान्य है। सहायक श्रम आयुक्त ज्योति शर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के पंजीयन के लिए श्रमिक कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीयन होता है। इसके तहत बिलासपुर जिले को 4,88,000 पंजीयन का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से 3,64,000 श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। इस प्रकार 75% टारगेट बिलासपुर जिले द्वारा पूरा कर लिया गया है। इसके जो लाभ हैं वो जो पहला जो लाभ जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है वो है कि 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। अगर श्रमिक की मृत्यु कार्य के दौरान दुर्घटना में हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, वन नेशन वन कार्ड, इन सब से भी इसको भविष्य में जोड़ा जाएगा। इसका लाभ ये होगा, जैसे वन नेशन वन कार्ड है, इसका लाभ ये होगा कि श्रमिक कहीं से भी राशन ले सकेगा। श्रमिक कार्ड बनवाने वाले हितग्राहियों का कहना है कि इसके माध्यम से हमें 2 लाख का दुर्घटना बीमा प्राप्त होता है। इससे पहले कार्यस्थल में दुर्घटना होने पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए काफी मशक्कत करना पड़ता था। बहुत लाभदायक है हम जैसे गरीब परिवारों के लिए, क्योंकि इसमें 2 लाख की जो बीमा दे रहे हैं स्वास्थ्य और कोरोना पॉजिटिव कोरोना के लोगों को देखते हुए आज जो खर्चे पैसे कमी है गरीब लोगों को। ये जो श्रम कार्ड है, ई श्रम कार्ड, उसका बहुत अच्छा लाभ है जो सरकार निकाले हैं योजना। वो सबसे पहले हम ही लोग को योजना मिलेगी। इसमें घटना में भी है, मतलब कुछ भी घटना घटता है तो उससे हम ही लोग को ही लाभ होगा।
उल्लेखनीय है कि ई श्रमिक कार्ड के अंतर्गत घरेलू काम करने वाले लोग, रसोइये, सफाई कर्मचारी, गार्ड, रेजा, कूली, रिक्शा चालक से लेकर विभिन्न सरकारी कार्यालय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का भी पंजीयन हो सकता है। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।